हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 2 का पार्ट 3 कराने वाला हूँ। सेट पेपर 2 का पार्ट 3 कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं सेकंड पार्ट के अंदर मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा देता। सेकंड पार्ट के अंदर में और प्लस में आपके 2 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। सेकंड पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके कुछ बच गए थे और आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके कुछ बच गए थे, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज के थर्ड पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं पूरा कंप्लीट हमारा कंप्लीट होने वाला है। हमारा 31 से 37 क्वेश्चन हमारे बच गए थे, तो आज की इस क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट कराने वाला हुआ है। हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को पढ़ रहे हैं, क्लास को एक सेट में कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे को पढ़ने में मजा आए और समझ में भी बड़े तरीके से आए। और हमारे को तैयारी करने में एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना मैं आपको करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है, लिख लिख करके, तो उससे प्रैक्टिस भी हमारा हो जा रहा है। तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आएगा और सेकंड सॉरी सेट पेपर क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 2 है और पार्ट 3 है। ठीक है, इससे आगे भी और भी सेट पेपर आपके आने वाले हैं, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो चलो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। ठीक है, और वीडियो का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। वरना तो ये जो आपको मैं जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको मैं सारे क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने की संभावना, जिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर सॉरी क्वेश्चन पेपर आपको जो मैं करा रहा हूँ उसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है उनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर वेरी वेरी बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जायट आपके एग्जाम के अंदर में जो आप बार बार ना क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, हर साल रिपीटेड होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो वह सभी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास को। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करना था, करते चलो। देखो, एक सर्वेक्षण में एक समावेशी विद्यालय है, एक सेकंड थोड़ा और बार कर दूं। एक सर्वेक्षण में एक समावेशी विद्यालय की वार्षिक खेल प्रतियोगिता के दौरान सामान्य और विशेष बच्चों की भागीदारी के लिए विसंगतियां पाई गई है। ठीक है, कहने मतलब है कि भाई समावेशी समावेशी विद्यालय, इसमें समावेशी विद्यालय मतलब कि समावेशी विद्यालय मतलब इसमें आपके विकलांग बच्चे हो गए प्लस में आपके सामान्य बच्चे हो, दोनों एक तरह दोनों रहते हैं, एक साथ में ही दोनों पढ़ते हैं। तो इसमें आपका जो आएगा वार्षिक, ठीक है, तो वार्षिक खेल प्रतियोगिता के दौरान सामान्य और विशेष बच्चों की भागीदारी के बीच, ठीक है, मतलब कि सामान्य बच्चे भी भागीदारी लिए गए हैं और सामान्य बच्चे भी भागीदारी लिए खेल के अंदर, खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग लिए, और आपके विशेष बच्चे भी भाग लिए हैं प्रतियोगिता के अंदर में। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या पाई जाएगी बीच, ठीक है, प्रतियोगिता भागीदारी के बीच विसंगतियां, मतलब कि कई सारी प्रतियोगिता में कुछ बच्चे किस तरह के, मतलब कि विशेष बच्चे भाग ले ही नहीं रहे हैं, या सामान्य बच्चे कई प्रतियोगिता में भाग ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इस सबके बारे में दिया गया डाटा। तो पहले आपका 100 मीटर के अंदर में आपके सामान्य बच्चे 40 बच्चे भाग ले रहे हैं और विशेषता वाले आपके बच्चे 5 भाग ले रहेंगे। तो सामान्य बच्चे आपके 150 आएगा और विशेष बच्चे कितने आपके 10 हैं। ठीक है, तो 400 मीटर में 25, 2 लंबी कूद के अंदर में 20 और यहाँ पर 0 है, और ऊंची कूद के अंदर में आपका क्या है 12 और 1 है, और रिले दौड़ में आपका 8 और यहाँ पर 4 है। ठीक है, चलो इससे आधारित हमारे से क्वेश्चन पूछे गए तो उसका आंसर देते हैं हम। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वह अपने इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को देखकर वह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपयुक्त तालिका के अनुसार डैश की प्रतियोगिता में विशेष छात्रों की कोई भागीदारी नहीं है। डैश तालिका के अनुसार डैश, ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता में विशेष छात्रों की कोई भागीदारी नहीं है, मतलब 0 है। अभी हमने देखा था कौन सा हमारा था, लॉन्ग जंप, लंबी कूद। लंबी कूद के अंदर हमारे क्या है, देखो लंबी कूद के अंदर हमारे क्या है, हमारे 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, लंबी कूद। ठीक है, आगे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नियमित शारीरिक शिक्षा शिक्षा कक्षाओं में दिव्यांग छात्रों की भागीदारी को डैश कहा जाता है। क्या है, नियमित शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में, ठीक है, नियमित शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में दिव्यांग छात्रों की भागीदारी को क्या कहते हैं, समावेशी कहते हैं। समावेशी, या आप इसको कह सकते हो समावेशी, या आप क्या कह सकते हैं, एक और चीज था, एक सेकंड। ठीक है, तो इसको हम समावेशी और अनुकूलित शारीरिक शिक्षा भी कह सकते हैं। समावेशी और अनुकूलित, या हम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, कि आप लिखो समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा लिख देना, या तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा लिख देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी गतिविधि को सुगम बनाने की किन्हीं 2 रणनीति की सूचीबद्ध कीजिए। कोई 2 रणनीति हमारे को बताना है। ठीक है, तो हम सारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सारी गतिविधि को सुगम बनाना है, सारी गतिविधि को आसान बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे ऑप्शन है हमारे पास में, तो उसमें आपको कोई 2 लिखना आएगा, सबके सब कोमा कोमा में लिखे पड़े हुए हैं।
तो कोई भी दो चूज करके आपको लिखना है। जैसे कि आप चिकित्सा जांच लिख सकते हो, या पहले आप ये लिख देना, दूसरा आप लिख देना विशिष्ट वातावरण बनाना, दूसरा ये लिख देना। तो जो भी आपके कई सारे इसमें है, जैसे कि हमारा चिकित्सा जांच करना उनका, ठीक है, विशिष्ट वातावरण प्रदान करना बनाना, ठीक है, उनके खेलने के लिए योग्य बनाना, शारीरिक व मानसिक क्षमता का आकलन करना, उनके क्षमता को कौन सा कितना कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, क्या करता है क्या नहीं है, किस चीज में इसका क्वालिटी बहुत, मतलब कि उसके अंदर की क्वालिटी को झांकना, देखना क्या क्वालिटी है। आगे करते हैं बच्चे की रुचि अनुसार शिक्षा और निर्देशों की रणनीति बनाना, जिसमें बनाना, नियमों में संशोधन करना, नियमों बदलाव करना, और संशोधित उपकरण, ठीक है, अच्छे उपकरण हो गया, और शरीर के सभी अंगों का उपयोग करने वाले गतिविधि कराना उनको, और सरलता से जटिलता के कार्यान्वयन की योजना बनाना। भाई जैसे कि कार्य जो आपका आएगा सरलता से जटिलता, मतलब कि पहले उनको आसान, जो भी बच्चे आएंगे उनको आसान आसान गतिविधि खिलाना, फिर जाके धीरे धीरे उसको गतिविधि की जटिलता को बढ़ाना। आगे कहता है स्वास्थ्यत्मक दृष्टिकोण, अब यहाँ पर हर एक चीज सुविधा के अनुसार, हर एक चीज जितने भी उपकरण होंगे उनकी सुरक्षा के अनुसार लगाया जाए, ये नहीं कि भाई इनको चोट वोट लग जाए कुछ हो जाए। तो कई सारे पॉइंट्स है इसमें, कोई भी दो पॉइंट आपको लिखना है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशेष ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? विशेष ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है हमारे को बताना है। तो विशेष ओलंपिक चलो देखते हैं। इसका जो आएगा विशेष, आप इतना भी लिख सकते हो, जॉय एंड हैप्पीनेस, इतना भी लिख सकते हो, जॉय एंड हैप्पीनेस भी लिख सकते हो, या आप हैप्पीनेस, या आप ये भी हिंदी में भी लिख सकते हो, मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो, ये लिख सकते हो, ठीक है। अधिकतर ये नहीं आता ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन में ये ज्यादा से ज्यादा आता है, तो मुझे जीतने दो लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर बनने दो, ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट हमारा था इस क्वेश्चन है, पैरालंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? स्पिरिट इन मोशन, स्पिरिट इन मोशन इसका आदर्श वाक्य है, ठीक। तो यहाँ हमारा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात डी का ही ऑप्शन है, ये डी का ही है, ठीक है। पैरालंपिक इसको भी करेंगे हम, पैरालंपिक और विशेष ओलंपिक का पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो पैरालंपिक क्या है क्या नहीं है, मान्य बुक्स में भी काफी बार पढ़ा हैगा। तो इसके अंदर पैरालंपिक के बारे में ये सारे चीजें लिखी गई है, विशेष ओलंपिक के बारे में ये सब है। तो कोई भी आपको कम से कम ज्यादा नहीं, देखो डी का ऑप्शन है, मतलब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा थोड़ा हमारे को याद होना चाहिए इसके बारे में। जैसे लाइक सन का पैरालंपिक खेल कब शुरुआत हुआ, किसने शुरुआत किया, विश्व ओलंपिक कब शुरू हुआ, किसने शुरुआत किया, ये सब चीजें, ठीक है, ये चीज याद होना चाहिए, मेन मेन है। तो इसमें देख लेते हैं, आगे देखो, जैसे कि करते हैं पैरालंपिक खेल अंतरराष्ट्रीय बहु खेल आयोजनों की एक आवधिक श्रृंखला है, मतलब कि इसके अंदर में पैरालंपिक के अंदर बहुत सारे खेलों का क्या होता है, बहुत सारे खेल खिलाए जाते हैं इसके अंदर में, ठीक है, ये श्रृंखला है भाई, अलग अलग अवधि पर, ठीक है, अलग अलग अवधि पर अब बहुत सारे अलग अलग खेल खिलाए जाते हैं, और जिसमें विशेष प्रकार के दिव्यांग धावक भाग लेते हैं, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम आयोजन आपका कब हुआ था? 1960 में रोम में किया गया था इनका, और आयोजन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन खेलों के पश्चात किया जाता है, और और सभी पैरालंपिक्स अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों द्वारा आयोजित की जाती है। सभी पैरालंपिक खेल अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित की जाती है। तो मतलब कुल मिला के ऐसा है कि भाई सन याद कर लेना, दो तीन, मतलब कि दो दो पॉइंट से याद होना चाहिए वैसे, ठीक है। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते नहीं है इसके बारे में ज्यादा डिटेल में, बस इसका पढ़ लेना, खुद से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको याद, मतलब कि एक तरह से मैं बोलूँ तो दो दो पॉइंट याद होना चाहिए, दो दो पॉइंट याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैगा 32 हैगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बस इतना बोला है कि दो दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कब कौन से सन में हैगा, किसके द्वारा स्थापित किया गया, या कोई और चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपको नीचे दिए गए चित्र, आपको ध्यान दिया, 3 तरह के चित्र दिखाए गए हैं, इसमें 3 तरह की हड्डियां टूटी हुई है, ठीक है। तो आपका अस्थि भंग के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर अपने ज्ञान के आधार, उपयुक्त अध्ययन व अपने ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का मार्ग को करना है, मतलब कि चित्र देख करके आपने जो अध्ययन किया प्लस में अपने ज्ञान, मतलब कि जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार आपको हर को क्वेश्चन को उत्तर देना है। पहला चित्र हमारा एक है, आप किस प्रकार का अस्थिभंग फ्रैक्चर देख रहे हैं? ये किस प्रकार का फ्रैक्चर है, मतलब कि हड्डी का अलग अलग हो जाना भाई, हड्डी क्या आर पार टूट गया, ये आर पार टूट गया भाई बिल्कुल ही हड्डी, तो इसको कौन सा अस्थिभंग कहते हैं हम? इसको कौन सा अस्थिभंग कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनुपस्थ अस्थिभंग कहते हैं, अनुपस्थ अस्थिभंग कहते हैं, मतलब कि हड्डी का आर पार टूट जाना, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था, देखो जब कोई हड्डी तिरछी टूटती है, जैसे कि सेकंड चित्र के अंदर में हमारा तिरछी टूट गई हमारी हड्डी, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको तिरछा अस्थिभंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तिरछा अस्थिभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखो डैश डैश अस्थिभंग तब होता है जब चोट के बल से
हड्डियों के टूटे हुए हिस्से आपस में धस जाते हैं। मतलब कि भाई इसका चित्र नहीं दिया गया, बट यहाँ पे क्या होता है, हड्डी आपको मान चलिए हड्डी है, और हड्डी के यहाँ से मान चलो कहीं कोई हिस्सा टूट गया, टूट करके हड्डी के अंदर में ही धस गया, आपका हड्डी का हिस्सा टूट गया, हड्डी के अंदर में धस गया आएगा, तो उसको हम कहते हैं पचड़ी, अस्थिभंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो अस्थिभंग अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब आपके एग्जाम के ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इन सभी पहले जो अस्थिभंग पढ़ रहे हैं इसी क्लास में ना, उन पे गौर करना। ठीक है, ये सब ज्यादा, ये चारों के चारों ज्यादा पूछे जाते हैं। एक और ये वाला चार मिला करके, इसको मिला के चार है। किस प्रकार के अस्थिभंग फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है और विखंडित हो जाती है, या कई टुकड़े में कुचली जाती है। ठीक है, तो मतलब कई हड्डी क्या है, कई टुकड़े में टूट जाती है, तो विखंडित अस्थिभंग में टूट जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा केवल दृष्टि वाले बच्चों के लिए था, अस्थिभंगों के प्रकार की व्याख्या करना है हमारे को। तो इसके अंदर में आपको देखो, इसमें आपको बता देता हूँ, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और अभी मत पढ़ो, छोड़ दो इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ उसके अंदर में एक ये वाला क्वेश्चन है, मत करो इसको, छोड़ दो। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे, वे अपने इंग्लिश मीडियम की प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं तो हिंदी मीडियम मीडियम में पढ़ाता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए मैं करा नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नीचे दिए गए पिक्चर की हमारे को अध्ययन करना है। ठीक है, ये हमारे को कौन सा पिक्चर दिया, नोकआउट पिक्चर है आपका, नोकआउट, नोकआउट। ठीक है, नोकआउट फ्रैक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, उपयुक्त अध्ययन व अपने ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, उपयुक्त पिक्चर के अनुसार राउंड्स की कुल संख्या क्या होगी, राउंड्स की कुल संख्या क्या होगी। अब देखो टीम कितने टोटल है, 15 है, टीम मेरे कितना है, 15 है, राउंड्स की संख्या मुझे बताना है। देखो, तो मुझे एक राउंड की संख्या कैसे निकालते हैं, हम दो को तब तक गुना करते रहते हैं, या तो हमारे जो दो को तब तक हम आपस में गुना करते रहेंगे तब तक हमारा जैसे 15 के बराबर ना हो जाए, या हमारा 15 से अधिक ना हो जाए, 15 के बराबर या तो 15 के अधिक ना हो जाए। ठीक है, और दो को हम दो को जितनी बार आपस में गुना करेंगे ना, तो दो को अपने आपस में जितनी बार गुना करेंगे, तो दो की जो संख्या आपका रहेगा गुना करने में, वही हमारा राउंड की संख्या रहता है। समझे बात को। देखो, मुझे क्या लाना है, मुझे 15 लाना है, तो दो को दो से गुना कर, चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, मेरा कितना है, मेरा 16 है। या तो 15 के बराबर आपका आना चाहिए तो कोई भी संख्या, या तो आपका 16 के बराबर है, या तो आपका उससे एक अधिक, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम मैंने दो को कितने बार आपस में गुना करा, मैंने एक बार यहाँ हो गया एक, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, तो चार, मुझे दो को आपस में कितने बार गुना करना पड़ा, दो को 4 बार गुना करना पड़ता है। यहाँ पर राउंड की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। आगे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पिक्चर के अनुसार यदि प्रतियोगिता की विजेता टीम सबसे कम मैच खेलती है तो किस क्रमांक की टीम विजेता होगी। क्या है, प्रतियोगिता की विजेता टीम सबसे कम मैच खेलती है, प्रतियोगिता की विजेता टीम सबसे कम मैच खेलती है, तो किस क्रमांक की टीम विजेता होगी, किस क्रमांक की टीम विजेता होगी, 15, 15 होगी। सबसे कम मैच कौन खेलेगा, सबसे कम मैच खेलती है, और प्लस में किस क्रमांक की टीम विजेता होगी, 15 होगी। ठीक है, ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए ऐसे, इस तरह से हमारे से जो सबसे लास्ट वाला जो टीम रहता है उसका वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आगे कितना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट में मैच की गणना की करने का सूत्र, मैच की गणना करने का सूत्र क्या होता है हमारा, कुल मैचों की संख्या में से कुल कुल क्या बोलते हैं, कुल टीमों की संख्या में से एक घटाने पर। ठीक है, लिखेंगे कैसे देख लो। ठीक है, तो टीमों की कुल संख्या में से हम एक को घटाने पर, कुल की टीमों की जो संख्या आपका रहेगा उसमें से एक को घटाने पर, तो यहाँ पर टीमों की संख्या कितना, 15, 15 में से एक को घटा दोगे, एक को घटा तो मैचों की संख्या कितना, 14, आपका 14 मैच आपके टोटल खेले जाएंगे। ठीक है, आप गिना दूं, पहला ही मैच इधर हुआ, दो, तीन, इन दोनों के बीच में 4 हो गया। ठीक है, 4, 5, 6, 7, और फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, एंड ये लास्ट में इन दोनों के बीच में होगा 14वां मैच। ठीक है, तो ये रहा मैचों की संख्या इतना हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं डी, यदि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही है तो नॉकआउट पिक्चर बनाते समय कितनी बाई दी जाएगी, कितनी बाई दी जाएगी। पहली बात तो बाई कैसे निकालते हैं हम, बाई कैसे निकालते हैं हम, देखो बाई की संख्या जो हमारा 16 है, 16 है, तो हमारे को क्या करना होता है, हमारे को ना दो की पावर, ठीक है, बाई की संख्या हम कैसे निकालते हैं, दो की पावर, दो से हमारे को जब तक ऐसे गुना करते रहना है, दो को दो की पावर होता है। ठीक है, दो की पावर जो भी रहता है, दो की घात रहता है, तो दो की घात में से हम क्या कर देते हैं, दो की घात में से हम 16 को जब हम माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब कि हमारे को दो की पावर, दो की जो पावर हम दो ही लिखा, दो की पावर हमारे को ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसी कोई संख्या लिखनी पड़ेगी जो हमारे 16 के बराबर हो जाए, या तो मेरा 16 से कम होना चाहिए। तो दो की पावर मैंने रखा, दो की पावर मैंने रखा 4, तो मेरा कितना आएगा, मेरा 16 आएगा, मेरा 16 आ गया। अब मुझे क्या करना, 16 में से 16 को जो मेरा पावर आया ना 16,
फिर हमारा टीमी की संख्या कितना है 16 था, उसको उसमें घटा देना कितना है आपका 0 आया, तो 0 इसका बाई आएगा। क्या है 0 इसका बाई है। मुझे फिर से समझ लो, अब मैं टीमों की संख्या कितना बोलता हूँ 7 है, 17 है मेरा। तो मुझे क्या करना है, 2 की पावर को मुझे लगता है कि 2 को मुझे 2 की पावर ऐसी लगानी है जो मेरा 17 के बराबर हो जाए या तो उससे अधिक हो जाए। तो 2 की पावर मैंने 4 लगाया, इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 4 मतलब 2 को हमारे 4 बार गुना करना है। 2 को 4 बार गुना करें, 4 बार गुना करने पे कितना आपका आता आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। बट मैंने क्या बोला ये भाई या तो इससे उसके बराबर या तो उससे अधिक 16 आया, तो फिर मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 की पावर बढ़ाना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। 2 की पावर बढ़ाया तो मैंने एक और से गुना करना पड़ेगा, तो अब मैं 16 यहाँ तक आता है, 16 दूनी 32, तो 32 आ गया मेरे यहाँ पर, 32 आ गया। 32 में से जो हमारा क्या घटाना है 17 घटाना है, तो कितना बचेगा मेरा, 32 में से 17 गया मेरे, कितना बचेगा 2 इधर गया और 25, और 25 में 10 घटाओ कितना बच गया हमारा 15। 15 हमारे टोटल कितने बाई दी जाएगी 15, बाई ऐसे दी जाएगी 15 बाई दी जाएगी, 15 बाई दी जाएगी। 15 बाई नहीं होगी, गलती कर रहे हैं हम। मैं गलती कर रहा हूँ, आप नहीं गलती कर रहे हो, मैं गलती कर रहा हूँ। वैसे तो इसके अंदर में नॉकआउट के इसके अंदर में क्या बाई 0 रहेगी बिल्कुल ही। बिल्कुल सही तो कर रहे हैं यार हम। चाहे देखो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नॉकआउट प्रतियोगिता में बाई की कुल संख्या गणने का जो मैंने बताया वही तो है। बाई की संख्या निकालने का ये रहा सूत्र हमारा, 2 की अगली घात और टीमों की माइनस टीमों की संख्या। बिल्कुल सही तो कर रहा हूँ यार मैं। 2 की अगली घात, जैसे मान लिया मैंने 17 है, 17 के 2 की अगली घात मतलब 2 की हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 की पावर है हमारे 5 करना पड़ेगा, तब मेरा कितना आएगा 32 आएगा। 32 में से मुझे 17 को माइनस करूँ तो मेरे पे कितने बाई कितना आ जाएगा मेरे पास में, बाई कितना आ जाएगा मेरे पास में, बाई मेरे पास आ रहा था कितना आ रहा था 5 15, 15 बाई आ रहा था, ठीक तो है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले में क्या था मेरे 16 था, 16 के 16 बराबर में आ गया। अब हम 16 में से 16 घटाएंगे मेरे पास बचेगा कितना 0, तो 0 बाई ऊपर वाले में आएगा, ठीक है इतना ध्यान रखना 0 बाई। ठीक है, और उसी प्रकार से 19 टीम था, मैं 17 का एग्जाम्पल दे ही दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा खेल दिवस और स्वास्थ्य दौड़, ठीक है, तो उसके लिए हमारे को करना है कैसे, क्या है क्वेश्चन में, एक सेकंड रुक जाओ। खेल दिवस और जो हमारे को स्वास्थ्य दौड़, खेल दिवस और स्वास्थ्य दौड़, स्वास्थ्य दौड़ किस प्रकार स्वास्थ्य जागरूकता और सौंदर्य फैलाने में मदद करते हैं, वर्णन करना है हमारे को। ठीक है, इनके बारे में छोटा छोटा सा है, बाकी इससे पहले भी मैंने कई बार पढ़ा, इससे पहले भी मैंने स्वास्थ्य दिवस हो गया, स्वास्थ्य दौड़ हो गया, खेल दिवस हो गया, इसमें पहले जो सेट पेपर मैंने करा रखे आएंगे, ठीक है उसमें मैंने पढ़ाया ये चीज, तो तभी भी पढ़ लेना थोड़ा इसके बारे में हमारे को लिखना है। और ये कितने नंबर का होगा क्वेश्चन यार, इसके बदले में होगा, इसके बदले में होगा एक एक नंबर का ही होगा, ज्यादा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, खेल दिवस किसे कहते हैं थोड़ा पढ़ लेना, और स्वास्थ्य के लिए दौड़ किस लिए होता है इसलिए, बाकी मैं बोलता हूँ मत पढ़ो छोड़ दो, मत पढ़ो छोड़ दो। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन करा रखा है ना, वहां पे ये क्वेश्चन अब डायरेक्ट आपका आ रखा है, वहां पे कर लेना, ठीक है वहां पे मैंने करा रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन या इसी वाले के आपके एमसी क्वेश्चन में, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ठीक है या तो सेट पे 1 में मिल जाएगा। खंड या हम स्टार्ट करते हैं, खंड घ होना चाहिए ना, ठीक है। तो यदि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है हमारे को, किन्हीं 3 प्रश्नों के हमारे को उत्तर देना है, तो चलो देते हैं। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के हमारे को उत्तर देना है, किन्हीं भी 3, ठीक है तो हम तो करेंगे चारों चारों करेंगे, किन्हीं भी 3 का हमारे को आंसर दे रहे हैं। वैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, खेलों में आक्रामकता से आपका क्या तात्पर्य है। खेलों में उपयुक्त उदाहरण देते हुए किन्हीं 2 प्रकार की आक्रामकता का हमारे को व्याख्या करना करते हैं। चलो पहले आक्रामकता का हम करते हैं, परिभाषा करते हैं। ठीक है, आक्रामकता की ये वाली परिभाषा सबसे बेस्ट है, आसान है, ठीक है और समझ में भी आएगा। आक्रामकता खेलों में आक्रामकता, आक्रामकता का एक व्यवहार है, आक्रामकता एक प्रकार का क्या व्यवहार है, ठीक है जिसका उद्देश्य किसी किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाना है। ठीक है समझ में आ गया। आगे बात करें 2 प्रकार के मार्ग को, ठीक है तो हमारा आता है एक तो दोस्त, यहाँ पे वाद हटा दो, एक तो क्या बोलते हैं दोस्त बोल सकते हो एक तरह से, दोस्त आक्रामकता और शत्रुता पूर्ण आक्रामकता, ये 2 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, ठीक है दोस्त हमारा आक्रामकता है, तो इस प्रकार की पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की आक्रामकता प्रदर्शन, इसमें ना कम से कम देखो इसके बारे में 2 पॉइंट लिखने ना, कोई भी छोटे छोटे पॉइंट बना करके मैं आपको बताता हूँ कहां से कहां तक याद करना है। और सेकंड वाले में मुझे इसमें भी 2 पॉइंट कम याद कर लेना, और 1 नंबर आपका इसका मिल जाएगा, 1 नंबर आपका परिभाषा का मिल जाएगा, 5 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है 5 नंबर का क्वेश्चन है नहीं ये तो हमारा।
ठीक है, 5 नंबर का है। देखो करते हैं। इस प्रकार की आक्रामकता प्रदर्शन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और यह इसे योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जहां पर आक्रामक व्यक्ति को कुछ हासिल करना होता है और इस आक्रामकता का उद्देश्य प्रतिद्वंदी को हानि पहुंचाना नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। उदाहरण के लिए फुटबॉल में खिलाड़ी आगे बढ़ता है और प्रतिद्वंदी से गेंद को आक्रामकता से छीन लेता है। ठीक है, तो बस यही है। यहां से यहां तक लिख लेना, यहां से यहां तक 2 पॉइंट बना करके लिख देना बस। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा शत्रुता आक्रामकता। सिंपल सा है। इस प्रकार की आक्रामकता का उद्देश्य शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसमें नुकसान पहुंचाना ही होता है। यह आक्रामकता आमतौर पर किसी की कार्यवाही की प्रतिक्रिया के रूप में होती है। किसी की कार्यवाही की प्रतिक्रिया के रूप में होती है, मतलब कि कोई तुम्हें थप्पड़ मार दे, तुम भी तो वापसी मारोगे ना, उसी प्रकार से गुस्सा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जितने में, ठीक है, जीतने में सक्षम होने के लिए प्रतिद्वंदी को घायल करना है। जीतने में सक्षम होने के लिए, ठीक है, जीतने में सक्षम होने के लिए भाई प्रतिद्वंदी को घायल करना है। इस प्रकार की आक्रामकता में व्यक्ति पक्षपाती होता है और इसका कारण निराशा होती है। उदाहरण के लिए कबड्डी खेल में खिलाड़ी को पकड़ने के बाद खिलाड़ी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या हॉकी या फुटबॉल खेल में दूसरे व्यक्ति को गिराने, ठीक है, गिराने के लिए जानबूझकर छड़ी से मारना या लात मारना शत्रुतापूर्ण आक्रामकता प्रदर्शन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एग्जाम्पल लिख लेना, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है। सिंपल सा था, बहुत आसान था। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संतुलित आहार क्या है और किसी खिलाड़ी के लिए प्रतियोगिता से पूर्व और पश्चात आहार का महत्व, हमारे का क्या महत्व है करना है। चलो करते हैं। देखो संतुलित आहार किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर है। संतुलित आहार में सभी आवश्यक तत्व तत्व हमारे यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, पानी उचित अनुपात में पाए जाते हैं। तो ये हमारा संतुलित आहार का परिभाषा हो गया। आगे बात करते हैं हमारा, और एक एथलीट के लिए, अब आपको एक एथलीट के लिए प्रतियोगिता से पूर्व के आहार का हमारे को महत्व करना है। ठीक है, तो मैं इसमें से आहार कितने महत्व लिख दो, 2 महत्व यहाँ से लिख देना, 2 महत्व आपके, और पश्चात प्रतियोगिता के पश्चात बाद में 2 महत्व यहाँ से लिख देना, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी पॉइंट्स 3 पॉइंट्स का याद करना, 3 पॉइंट्स का याद करना, ताकि कोई एक पॉइंट भूल भी जाओ तो याद हो जाए। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मांसपेशी ग्लूकोजन भंडार, मतलब ऊर्जा भंडार को ईंधन देकर ऊर्जा प्रदान करना है। ग्लूकोजन भंडार को ईंधन देकर, मतलब ग्लूकोजन भंडार में शरीर के ऊर्जा भंडार, जहाँ पर ऊर्जा भंडार होता है मतलब मांसपेशी के अंदर में हमारा ऊर्जा भरा रहता है। ठीक है, ईंधन देकर मतलब शरीर के मांसपेशी को ईंधन दे करके ऊर्जा प्रदान करना है। इसलिए भोजन में समानता मात्र, ठीक है, सामान्य मात्रा में प्रोटीन, कम वसा और कम फाइबर और उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होना चाहिए। थकान, भूख को नियंत्रित करने के लिए जल की उचित होनी चाहिए। जल की मात्रा उचित होनी चाहिए, अधिक से अधिक जल पियो। ठीक है, एथलीट को अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए सुपच्य भोजन लेना चाहिए। सुपच्य भोजन में जो अच्छी तरह से पच सके और जिससे उसकी जठर की आंतरिक स्थिति आरामदायक हो, मतलब पेट भाई गुलगुल घरघराहट कुछ आवाज ना है, एकदम हल्का खाना खाना चाहिए। बाकी ये 6 पॉइंट है, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट आपको याद करना है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिता के पश्चात बाद में कैसे करना चाहिए, तो इस मुख्य उद्देश्य, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य शरीर की रिकवरी, चोट की संभावना को कम करना होता है। बाद के भोजन का महत्व होता है। प्रतिस्पर्धा के दौरान कम हुए तरल पदार्थों की कमी को पूरा करना होता है। कार्बोहाइड्रेट भंडार और मांसपेशीय ग्लूकोजन को पुनः पूर्ति करना होता है। ठीक है, तो ये सब आपके हैं। ठीक है, और प्रतियोगिता के समापन के 2 घंटे के भीतर एथलीट को कार्बोहाइड्रेट, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन सहित संतुलित भोजन खाना चाहिए। तो ये कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट आपको याद करना है और लिखना तो 2 ही है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रक्षेप्य पथ से आप क्या समझते हैं। खेलों में प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करने वाले कारकों की हमारे को व्याख्या करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे को पहले बताना है। 1 नंबर मिलेगा, यहाँ से हम 4 पॉइंट इसके बारे में, अगले इसके बारे में हम प्रभावित करने वाले 4 कारकों के बारे में लिखे तो 4 पॉइंट यहाँ से मिलेगा हमारे को। ठीक है, पहले प्रक्षेप्य पथ के बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज होता है प्रक्षेप्य पथ। देखो प्रक्षेप्य पथ कुछ भी, बस थोड़ा सा छोटा सा आएगा। जैसे कि देखो प्रक्षेप्य पथ क्या, जैसे कि हम किसी भी बॉल को फेंकते हैं और जिसमें बॉल जो होता है हमारे वातावरण के अंदर में ऊंचा, हमने बॉल को ऊपर में फेंका। ठीक है, तो ऊपर में फेंका और ऊपर में फेंक के कहीं ना कहीं तो जाएगा भाई। ट्रैवल किसमें कर रहा है, परिवहन किसमें कर रहा है, वायु में परिवहन कर रहा है, तो वही प्रक्षेप्य पथ हुआ यार, सिंपल सा। देखो प्रक्षेप्य पथ पढ़ते हैं। उस घुमावदार या परवलय मार्ग को कहते हैं जिस पर हवा में फेंकी गई कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रतिरोध के प्रभाव में यात्रा करती है। ठीक है, प्रक्षेप्य पथ इसे कहते हैं।
कहने मतलब परवलय का मतलब क्या, आपका यू आकार की आकृति। जैसे कि मैंने गेंद फेंका, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने गेंद फेंका, मैंने यहाँ से गेंद फेंका, तो ये भाई गेंद क्या कर रहा है, इस प्रकार से आकृति, इस प्रकार से क्या कर रहा है, इस प्रकार से गिरते हुए यहाँ पर जाके गिर गया। ठीक है, तो गेंद मेरा यहाँ पर है, यहाँ से उड़ते हुए ऐसे ऐसे जाते जाते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो गेंद जो है ना मेरा, जिसे वायु, ये वातावरण के अंदर है, ये जो मेरा वायु के अंदर में गति कर रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपी, जो वायु के अंदर गति कर रहा है, जो हमारा इस स्थान पर वायु के इस क्षेत्र के अंदर में हमारा गति कर रहा है, का एक स्थान यहाँ से दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसी को हम प्रक्षेपी पथ कहते हैं। बस सिंपल सा है, परिभाषा आपका ये है, मैंने लिख दिया, ये है घुमावदार मार्ग, मार्ग को कहते हैं, ये घुमावदार मार्ग को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये घुमावदार मार्ग ऐसे होता है, जैसे कि हमारा ये किस प्रकार से मार्ग होता है, ये यू जैसा बन जाता है, बॉल फेंकने पर हमारा क्या बन जाता है, यू जैसा बन जाता है। ठीक है, यू जैसी आकृति में आ जाता है, इसलिए। बस आगे बात करते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, 4 कारक हमारे को लिखने हैं पहले तो। ठीक है, 4 कारक, ऐसे में 4 कारक दे रखे, कोई भी आप 4 कारक याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब आसान आसान है, आगे बढ़ते हैं। 7 हमारा सहन क्षमता क्या है, और गतिविधि की अवधि के दौरान के आधार पर सहन क्षमता की किन्हीं 2 प्रकारों का खेलों से उचित उदाहरण देकर हमारे को वर्णन करना है। ठीक है, हम सहन क्षमता के किन्हीं 2 प्रकारों का, सहन क्षमता के किन्हीं 2 प्रकार का वर्णन करना है हमारे को। सहन क्षमता किसे कहते हैं, देखो बहुत आसान परिभाषा है, देखो सहन क्षमता, देखो पहला हमारा आएगा सहन शक्ति, सहन शक्ति लंबी अवधि तक सारी गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता, या है सहन, या दूसरा वाला याद कर लो, सहन शक्ति थकान का विरोध करने की क्षमता है, या हमारे ये भी कह सकते, या किसी व्यक्ति की एक निश्चित अवधि तक गति को निरंतर बनाए रखने की शारीरिक क्षमता का परिणाम है। या आप सीधे ये वाला सेकंड वाला, सहन शक्ति थकान का विरोध करने की क्षमता है। सहन शक्ति क्या है, थकान का विरोध करने की क्षमता है। ठीक है, तो कोई भी याद कर लेना। और गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद सहन क्षमता, तो पहला हमारा है गति, तो गतिविधि की अवधि के आधार पर सहन शक्ति के प्रकार, पहला हमारे गति का प्रकार, यहाँ पे कई सारे गति के प्रकार हैं, वैसे हमारा कोई भी 2 लिखना आएगा। तो पहला हम करते हैं गति सहन शक्ति। ठीक है, यह चक्रीय गतिविधि में थकान का विरोध करने की क्षमता है, जो सामान्यतः 45 सेकंड तक चलती है। इस प्रकार की सहन शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण ट्रैक या फील्ड में 400 मीटर की दौड़ है। इस प्रकार की सहन शक्ति मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन की शक्ति और क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि अल्पकालीन सहन शक्ति, समानतः 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक चलने वाली गतिविधि के लिए इस अल्पकालीन सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। अल्पकालीन सहन शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण आपका 800 मीटर की दौड़ है। यह सहन शक्ति मुख्य रूप से गति और सहन शक्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हो गए, ये इसकी वाक्य हो गई, ये 2 आप लिख देना, ये 2 इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 37 के 37 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बढ़िया जगह समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट और कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने कराए हैं, इनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैंने करा दिया है। तो प्लीज 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 हर एक क्वेश्चन का ये आंसर याद जरूर कर लेना। और इससे पहले भी मैंने इससे पहले भी मैंने इस वाले क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 कराया है, पार्ट 2 कराया है, इसको देख लेना। सभी का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सेट पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर संख्या 1 एक भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपके सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। एमसीक्यू क्वेश्चन 2, 3, 4 मार्क्स सभी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, जिनके आने सामने आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। और ये जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे, तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको सेट पेपर 3 कराने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर संख्या 3 सोल्व कराने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के ठीक है, बस आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के नए में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।